अगर आप जेन्युइनली तेलंगाना मूवमेंट को समझना चाह रहे, ग्रुप 2 या दूसरा किसी भी इम्तिहान के लिए, तो आप सही जगह पर आए और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो क्लिक करें। तो आज के इस वीडियो में मैं तेलुगु एकेडमी की सबसे ऑथेंटिक किताब तेलंगाना मूवमेंट का सबसे पहला क्लास लेने वाला हूं, और इस क्लास के ज़रिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि तेलंगाना मूवमेंट क्या है, तेलंगाना का मसला क्या था, क्या नाइंसाफ़ी हुई, और तेलंगाना का इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी क्या है, इन टर्म्स ऑफ कल्चर क्या है, तेलंगाना अलग क्यों है, इसका तारीखी पस मंज़र क्या है, अगले 10-15 मिनट में आप लोग जानने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए और हमको एनकरेज करिए, लाइक, कमेंट ज़रूर करिए। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यह है कि तेलंगाना, पहले आपको तो मालूम है कि यह हैदराबाद स्टेट का हिस्सा है, तो हम वहां से शुरू करेंगे। आज से तकरीबन 150 साल पहले जाएंगे और उस दौर के हालात को हम लोग कनेक्ट करेंगे मौजूदा तेलंगाना से, ताकि आपको तेलंगाना मूवमेंट अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बेसिक बात यह है कि जो सब आसिफ जाही सल्तनत के जो सबसे लास्ट जो किंग है, जिनका नाम है मीर उस्मान अली खान, ठीक है, तो इनकी जो खानदान है, जो फैमिली है, वो आसिफ जाही डिनास्टी है, तो उसके सबसे आखिरी किंग है मीर उस्मान अली खान। तो इन्हों जो है 7वें निज़ाम है, और इनकी हुकूमत जो चली थी 1911 से लेके 1948 तक। तो आपको तो मालूम है कि ये हैदराबाद स्टेट के राजा थे, लेकिन इसी हैदराबाद स्टेट में तेलंगाना का भी हिस्सा था, महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके थे, और कर्नाटक के भी कुछ इलाके थे। महाराष्ट्र के ज्यादा थे, कर्नाटक के कम थे। तो इसकी अपनी एक खास पहचान है, इसकी अपनी एक इलाकाई अहमियत है। यहाँ पे अगरचे के राजा मुसलमान था, लेकिन यहाँ की रियाया ज्यादातर हिंदू थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते थे। और यहाँ के जो लोग हैं, ये शुरू से ही सियासी तौर पे बाशऊर थे, इनके अंदर सियासी तौर पे मालूमात शुरू से ज्यादा थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे जो तेलुगु एकेडमी की किताब है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आऊंगा, 10 पॉइंट जिक्र करने वाला हूं। तो सबसे पहली बात यहाँ की लैंग्वेज। तो यहाँ की लैंग्वेज, अगरचे के अक्सरियत हैदराबाद स्टेट में अक्सरियत लोग तेलुगु ज्यादा बोला करते थे, लेकिन यहाँ की जो तेलुगु जबान है, ये तेलुगु जबान आंध्र प्रदेश की या जो बुकिश तेलुगु है, इससे काफी ज्यादा अलग है। तो यहाँ के बातों में और यहाँ के जो गीत हैं, गाने हैं, और यहाँ की जो तहजीब और सकाफत है, यहाँ की अपनी लोकल जो उसका अपना लोकलाइजेशन ऐड रहता, वो थोड़ा सा अलग रहता। तो यहाँ की जो भाषा है, बोली है, तो उसी बोली के बेसिस पे यहाँ पर गीत बने, यहाँ पर पोएम्स बने, यहाँ पर मुहावरे बने, और यहाँ पर कई कहावतें वजूद में आए, और कई सदियों पुरानी जो है यहाँ पे जानपदा गीत जो रहते हैं, वो भी यहाँ पर वजूद में आए हैं। और यही वो तेलंगाना है जो तेलुगु जबान की मतलब तेलुगु जबान ने यहाँ पर जन्म लिया, क्योंकि तेलुगु जबान के जो बड़े बड़े पोइट हैं, ये आपको तेलंगाना कल्चर में भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा पालकुरी की सोमनाथा, इनके नाम से जो है पालकुर्ती डिस्ट्रिक्ट मौजूद है। इसी तरह आदि कवि नन्नैया से भी पहले, ठीक है, इन्होंने पालकुरी की सोमनाथा ने बसवा पुराणम लिखे हैं। इसी तरह जो है महाभागवत को जो है जो तरतीब दिए हैं, उनका नाम है बम्मेरा पोतना। इसी तरह मल्लिना दसूरी, और इसी तरह कोरवी गोपराजू, गोना बुद्धा रेड्डी, ये सारे लोग तेलंगाना की अपनी जबान में तेलुगु जबान के लिटरेचर को बहुत ज्यादा फरूख दिए हैं। और इसके अलावा ये तो पुराने दौर के पोइट हैं। मॉडर्न दौर के, जैसा कि दासरथी, कालोची, सी नारायण रेड्डी, और वानमलई, परदाचारी, और कोवेला संपतकू रामाचार्युलु, और इसी तरह वरवराव, ज्वालामुखी, ये सारे लोग तेलुगु जबान को प्रमोट करने में काफी ज्यादा अहम रोल अदा करे। अब यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का अपना कल्चर है। तो यहाँ पर आपको तो मालूम है, मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में बताऊंगा कि यहाँ पर अगरचे के हिंदू ज्यादा हैं, लेकिन हिंदू और मुसलमान मिलजुल के रहा करते थे। यहाँ पर एक वर्ड बार बार आता, कंपोजिट कल्चर, ग्रुप 1 में भी इसके बारे में पूछा था। तो कंपोजिट कल्चर मतलब हिंदू और मुसलमान और उनका आपसी तहजीबी व सकाफती मिलन, जिसको बोलते हैं आप यहाँ दक्कन कल्चर जिसको बोलते हैं, उसी को दूसरे अंदाज में कंपोजिट कल्चर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि न सिर्फ हिंदू मुसलमान, बल्कि हिंदुओं में भी जो खास तौर पे लोधी, मारवाड़ी, और जो इंटेलेक्चुअल तबके के लोग हैं, वो सारे लोग नॉर्थ इंडिया से हैदराबाद आए। इसके अलावा ये तो नॉर्थ इंडियन वाले हैं, लेकिन तेलंगाना में भी जो है कई ट्राइब्स यहाँ पर मौजूद हैं। वो ट्राइब्स के अपनी अपनी ईदें हैं, अपने रहन सहन है, उनके अपने खाने हैं, उनके अपने त्यौहार हैं। तो ये सारी चीजें जो है तेलंगाना की खास पहचान है। इसके अलावा यहाँ पे
जो अगर हम तेलंगाना में दशहरे जहाँ पे दशहरा को मनाते तो दूसरी तरफ रमजान को भी मनाते, और पीरला पंडुगा के नाम से भी मुहर्रम में जो है लोग मनाते। इसी तरह सम्मक्का सारक्का जातरा, एडुपायला जातरा, ये भी जो है काफी ज्यादा फेमस है। और इसके अलावा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के भी कई जो है यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। और तीसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ की ज्योग्राफी है। तो तेलंगाना की ज्योग्राफी की एक अहम और खास बात बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पर जो जहाँ यहाँ पर जो जुग्राफियाई हालात हैं, ये इंसानी जिंदगी, एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए इंतहाई मौजून जुग्राफिया जो है तेलंगाना में मौजूद है। वो किस तरह से है, आपको तो मालूम है कि यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स का भी जो है अक्स नजर आता तेलंगाना में, जैसा कि सह्याद्री जो पहाड़ियों का जो सिलसिला है वो यहाँ पे मौजूद है। कहाँ पे है, आदिलाबाद में। वेस्टर्न घाट का जो सह्याद्री हिल्स हैं वो आदिलाबाद में मौजूद है। ठीक इसी तरह ईस्टर्न घाट के जो पहाड़ियां हैं वो खम्मम डिस्ट्रिक्ट के पापीकोंडलू में मौजूद हैं। और यहाँ पर जहां पर वेस्टर्न घाट भी है, ईस्टर्न घाट भी है, और इसके जो ईस्टर्न घाट है इसके वेस्ट में दक्कन दक्कन प्लेटू भी यहाँ पे मौजूद है। तो हैदराबाद, वरंगल और खम्मम के बीच में ये दक्कन प्लेटू मौजूद है, जो समंदर की सतह से 700 मीटर की बुलंदी पर यह जमीन मौजूद है। और यहाँ पे आपको तो मालूम है कि गोदावरी नदी, कृष्णा नदी मौजूद है। इसके अलावा गोंडवाना रॉक्स मौजूद है, ब्लैक रॉक्स मौजूद हैं। इसके अलावा आदिलाबाद, सिंगरेनी, कोत्तागुड़म जैसे प्लेसेस में कोल के माइंस है। और इसी तरह जो है निजामाबाद, खम्मम, वरंगल जैसे प्लेसेस में आयरन ओर्स ज्यादा बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। और यहाँ का जो जुग्राफिया है यह इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा पुरसुकून बना देता, वैसा जुग्राफिया तेलंगाना में मौजूद है। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि तारीखी एतबार से तेलंगाना की बड़ी अहमियत है, क्योंकि जब अशोका की सल्तनत खत्म हुई उसके बाद जब पूरे हिंदुस्तान में कोई बड़ा राजा नहीं था, तो उस दौर में यहाँ पे हैदराबाद, तेलंगाना की सरजमीन पर शातवाहनास यहाँ पे हुकूमत किए। फिर उसके बाद चौथे और पांचवें सदी में शातवाहनास कहाँ पे हुकूमत किए, तेलंगाना के करीब नगर के कोटिलिंगाला, वहां से इन लोगों ने हुकूमत की। फिर इसी तरह चौथे और पांचवें सदी में विष्णु कुंटिनुलु और हुकूमत किए, कहां से, तेलंगाना के कीसरागुट्टा जो हैदराबाद के करीब है, वहां से हुकूमत किए। उसके बाद बादामी चालुक्यास जो कि तकरीबन 7वीं सदी, फिर उसके बाद राष्ट्रकूटास, कल्याणी चालुक्यास, इन लोगों ने हुकूमत की। अगरचे के ये लोग, इनका ताल्लुक कर्नाटक से है, लेकिन इन लोगों ने तेलंगाना पे जब हुकूमत किया तो इन लोगों ने तेलुगु जबान को, तेलुगु कल्चर को बड़े बड़े अदब एहतराम से उसका लिहाज रखा और उसके फरूख के लिए अपने खिदमत को अंजाम दिया। फिर उसके बाद आपको तो मालूम है कुतुब शाही सल्तनत है, फिर उसके बाद असफ जाही डिनास्टी, इन लोगों ने हैदराबाद के गोलकोंडा से हुकूमत की। तो ये जो हैदराबाद, ये जो तेलंगाना है, ये कई सल्तनतों का मरकज है। तो ये बात आप याद रखिए। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न सांघिक परिस्थितियों, कुछ सोशल सिचुएशंस जो है आपको पूरे हिंदुस्तान के कल्चर से इसको अलग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप तेलंगाना के बाहर, हैदराबाद के बाहर जाके देखेंगे, गड़ी गड़ी बोल के एक वर्ड आता, उनके नाम से गड़ी है। तो गड़ी का सिस्टम था यहाँ पे, जोगनी का सिस्टम था यहाँ पे, बसनी का सिस्टम था। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ कल्चरल, यहाँ पे क्या है कि सब कैस्ट सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसा कि बीरन्ना कथा वगैरह ये सब में इसके बारे में जिक्र है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या था, यहाँ पे जागीरदारी सिस्टम था। तो यहाँ पे जो बड़े कास्ट के लोग रहते थे, ये लोग अपने गढ़ी बना के, मतलब एक गांव में गढ़ी बना के रहते थे। गढ़ी मतलब एक समझे उनके हुकूमत, उनके क्या बोलते हैं आप, उनकी हुकूमत साजी का, हुकूमत चलाने का एक मरकज है। तो गढ़ी मतलब बड़े कास्ट के लोग जो होते थे वो लोग वहां से हुकूमत करते थे। तो वो वहां पे वो लोग क्या करते थे कि अनडेमोक्रेटिक वे में हुकूमत करते थे, और वो बड़े कास्ट जो होते थे छोटे कास्ट पे ज्यादा जुल्म करते थे। ठीक इसी तरह जोगिनी का भी सिस्टम है, जहां पे बड़े कास्ट के लोग छोटे कास्ट के लोगों को जो है जोगिनी बनाते थे। वहां पे ये बोलते थे कि तुम खुदा की बीवी बन गए, उस खुदा के साथ शादी कर देते थे। तो फिर वहां पे उस शादी के लिए जो खर्चे बड़े कास्ट के लोग उठाते थे, तो वो उसके साथ जिनसी इस्तेहसाल करते थे। तो ये एक सोशल इश्यूज यहाँ पे चलते थे। बसीनी भी जो है, बसीविनी भी जो है कुछ कुछ इसी तरह का सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होता था कि बड़े कास्ट छोटे कास्ट में फर्क, और कुछ सोशल एविल्स भी यहाँ पे हुआ करते थे। हमारा जो छठवां पॉइंट है यहाँ के इकोनॉमी के बारे में है। तो हैदराबाद स्टेट में जो इकोनॉमी थी वो जो है ओल्ड, मतलब अग्रेरियन भी थी और मॉडर्न भी थी। जहां पे एग्रीकल्चर भी नजर आता था, वहां पे मॉडर्न जो इंडस्ट्रीज रहते थे उसका उरूज भी यहाँ पे नजर आता। लेकिन 70% लोग जो है एग्रीकल्चर पे डिपेंड होकर जिंदगी गुजारा करते थे। और हुकूमत को जो आमदनी मिलती थी,
हुकूमत को, उसमें से 40% जो आमदनी है वो लैंड रेवेन्यू से, मतलब जमीन पे टैक्स, फसलों पे टैक्स वगैरह करते हुए हुकूमत को आमदनी मिलती थी। तो यहाँ पे जो जमीन होती थी, दो किस्म की जमीन होती थी, एक खालसा जमीन जिसको दीवानी जमीन बोलते हैं, और जो बगैर खालसा, जो खालसा के अलावा दूसरी जमीन होती थी, वो है। जो खालसा जमीन होती थी उस पे निजाम को पूरा कंट्रोल रहता था, निजाम का पूरा कंट्रोल उन खालसा अराजियात जमीनात पर हुआ करता था। इन जमीनों को पट्टादार लैंड्स या पोर्ट पट्टादार लैंड्स या शिकमीदार लैंड्स या आसामी शिकमीदार लैंड्स बोलते थे। और यहां पर इन जमीनों में डायरेक्ट किसानों से पैसा जो है, जो निजाम के अहदेदारान रहते थे, ये लोग डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते थे। अब जो खालसा के अलावा जो दूसरे टाइप की जमीन है, इसको इजारा जमीन या पान मख्ता जमीन या तहूद जमीन बोलते थे। जो देशमुख जो होते थे, जो एक देशमुख मतलब उस दौर के ओहदेदारान, तो वो लोग जो है उनके हाथों में ये अराजियात होते थे। और इन ये जो इस टाइप के जो जमीन है, इजारा, पान मख्ता, तहूद, ये जमीनों में जो है पटेल, पटवारी, इन लोगों को ज्यादा इख्तियार होता था। ये लोग वहां से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे। फिर इसके अलावा जो खालसा के बगैर जो जमीनें रहते थे उसको सरफे खास जमीन बोलते, जो कि निजाम की जाती प्रॉपर्टी होती थी। फिर इसी तरह पेशकश जमीन, इसी तरह वतनदार जमीन, और इसी तरह जागीरदार जमीन, इनाम जमीन, ये सब हुआ करते थे। और ये जो जमीनें हैं, ये जो है कुछ फैमिलीज के जो कैटेगरीज हैं उनके हाथों में, उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। ये तो जमीनों की बात है। अब कुछ उस दौर के इंडस्ट्रीज की हम बात करेंगे, तो हैदराबाद अलविन एक इंडस्ट्री थी, इसी तरह हैदराबाद एस्बेस्टॉस उसकी इंडस्ट्री थी, इसी तरह चारमीनार सिगरेट फैक्ट्री, डीबीआर मिल्स, इसी तरह प्रागा टूल्स, ये जो है मॉडर्न इंडस्ट्री से, इसी तरह वरंगल में आजमजाही मिल्स, इसी तरह आदिलाबाद के उस दौर के कागज नगर, सिरपुर कागज नगर में जो है पेपर मिल, इसी तरह खम्मम में जो है सिंगरेनी जो कोल माइंस हैं, वहां पे ये इंडस्ट्रीज जो है हजारों लोगों को जो है रोजगार के मौके फराहम करते थे। और हमारा सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक मॉडर्निटी नजर आती है। हैदराबाद की जो हुकूमत है, यहाँ पे हुकूमत में वक्तन फवक्तन तब्दीलियां आते, एक मॉडर्न सिस्टम यहाँ पे था। कैसा था आपको मैं बताता हूँ कि पहले जो है यहाँ पे क्या होता था कि पहले क्या होता था, सूबे होते थे, जैसा वरंगल सूबा, हैदराबाद सूबा, अ, अ, ये बेसिक प्राइमरी लेवल पे होते थे। फिर उसके कई ताल्लुके होते थे, इसीलिए आप कभी वरंगल जाइए, वहां पे सूबेदारी बोल के रहता, तो वरंगल सूबा था पहले, ठीक है। और हर एक सूबे को जो चलाता था उसको सूबादार चलाता था। फिर उनके अंडर में जो है ताल्लुकादार होते थे, ठीक है। सूबा, फिर उसके नीचे ताल्लुका, ठीक है। सूबे को चलाने वाला सूबादार, ताल्लुके को चलाने वाला ताल्लुकादार। उसके बाद क्या हुआ, सालार जंग 1950 के बाद जो सालार जंग के रिफॉर्म्स शुरू हुए, तो उन्होंने क्या करे थे, उसको सिस्टम को चेंज करके क्या करे थे कि डिस्ट्रिक्ट का सिस्टम लाए थे, डिस्ट्रिक्ट्स बना दिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हली सिक्का यहाँ पे चलता था। फिर इसके अलावा करेंसी के प्रिंटिंग का भी मरकज हैदराबाद में था। फिर इसके अलावा गदवाल नारायणपेट में भी जो है सिक्के छापने के मराकिज हुआ करते थे। फिर इसी तरह हैदराबाद शहर में पुलिस ऑफिसर, जो बड़ा पुलिस ऑफिसर रहता था, जो आज के दौर में एक पुलिस कमिश्नर का जो ओहदा जिसको हासिल है, वो उस दौर में कोतवाल कहा करते थे। फिर इसके अलावा जो रातों में जो मतलब बेदार होके जो निगरानी करते, उसमें भी कुछ फैमिलीज होते थे, तो उनके बच्चे तो वो लोग रातों में जो है बस अपने अपने इलाकों में जो है बेदार रहते हुए क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोलिंग का काम करते थे। ये तो मतलब इंतजामी उमूर की बात है। अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो कई यूनिवर्सिटीज भी है हैदराबाद में, जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी को कायम किया गया। फिर इसके अलावा यहाँ की अपनी आर्मी थी, यहाँ का एयरवे सिस्टम था, फिर इसी तरह रेलवे का सिस्टम था, और यहाँ के रोड्स को जो है सरकारी खजाने से रोड्स बनाए जाते थे। फिर इसी तरह पोस्टल खिदमत, टेली कम्युनिकेशन भी मौजूद था, हैदराबाद स्टेट बैंक यहाँ पे मौजूद था। और इसके अलावा जो आज के दौर में जैसा यूपीएससी का सिस्टम है, तो उस दौर में हैदराबाद सिविल सर्विस ऑफिसर्स रहते थे, जो कि मतलब उतने बड़े लेवल पे रहते हुए खिदमत को अंजाम दिया करते थे। और हमारा आठवां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है कि ये जो तेलंगाना की जमीन है, ये हमेशा तहरीकों का, हमेशा से जो है मतलब जहां कहीं भी उनके साथ नाइंसाफी हुई, बराबर आवाज उठाए। यहाँ पे खुददारी और इज्जत नफ्स के लिए हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली सरजमीन तेलंगाना की सरजमीन है। जैसा कि रानी रुद्रम्मा से लेकर सम्मक्का, सारलम्मा, इन लोगों ने भी जहां इनके खिलाफ जुल्म हुआ तो उसके खिलाफ आवाज उठाया। फिर इसके अलावा जो है पिताबू खान, इन्होंने बहमनी किंग्स के खिलाफ, और कृष्णा रायला, इनके खिलाफ भी जो है अपनी आवाज उठाई। फिर इसी तरह जो है गोलकोंडा कोटा, मतलब किला गोलकोंडा को बचाने वाले सरवई पापन्ना, ठीक है, ये इन्हों भी जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं। इसी तरह जो है ब्रिटिश रेसिडेंसी पे अटैक करने वाले कौन, तुर्रेबाज खान,
इन्हों भी जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं। आदिवासी के हुकूक के लिए लड़ने वाले रामजी गोंड, इसी तरह कोमरम भीम, ये लोग भी जो है तेलंगाना के रहने वाले हैं। और जो लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम है, इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले चाकली आईलम्मा, दोड्डी कोमरैया और इसी तरह जो है नक्का रामुलु, इन्होंने यूनियन फोर्सेस के हाथों में इनकी जान चले गई थी। ये लोग भी तेलंगाना के रहने वाले हैं। इसी तरह हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिलाने का मुतालबा करने वाले स्वामी रामानंद तीर्था, इसी तरह गोविंदा राव, इसी तरह हरिश्चंद्र हेडा और ज्ञान कुमारी हेडा और पागापुल्ला रेड्डी, पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव, ये जो पीवी नरसिम्हा राव बोलते हैं, ये सारे लोग तेलंगाना के रहने वाले हैं। इन लोगों ने जहां कहीं भी इनके खिलाफ नाइंसाफी हुई तो बराबर आवाज उठा के अपने हक को हासिल करने में कामयाब रहे। और यहाँ पे आपको तो इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट में एक अहम बात बताना चाह रहा हूँ, ये आपको तेलंगाना मूवमेंट को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। वो ये है कि हैदराबाद स्टेट में कुछ ऐसे शख्सियात रहते थे जो मतलब हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिलाने का मुतालबा करते थे। जैसा कि शुरू के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं, जिनके नाम अघोरा नाथ चट्टोपाध्याय, इसी तरह मुल्ला अब्दुल खय्यूम, रामचंद्र पिल्लई, ये लोग जो है एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के मीटिंग्स में हाजिर होते हुए 19वीं सदी के शुरुआत में ये लोग क्या करते थे, लोगों में शऊर पैदा करते थे कि देखो हम लोग जो है हैदराबाद में रह रहे, लेकिन अगरचे के यहाँ पे ब्रिटिश की डायरेक्ट हुकूमत नहीं है, लेकिन हम लोगों को आगे चल के इस हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंजिमाम करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये लोग जो है अवाम में शऊर बेदार करते थे। फिर 1934 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम तहरीक चली थी। उसके बाद जो है वहां उस मालूम है ना आपको कि उस मतलब ये बोला गया कि आप लोग जो है वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे और यहाँ पे आप लोग क्या करना कि आप शेरवानी पहन के आना। तो वहां पे कुछ स्टूडेंट्स ने एतराज किया तो उनके एडमिशन को रद्द कर दिया गया। तो उस वंदे मातरम तहरीक में पीवी नरसिम्हा राव, डी वेंकटेश्वरलू और आरुटला रामचंद्रा रेड्डी, ये लोग जो है हिस्सा लिए। फिर 1938 में हैदराबाद स्टेट कांग्रेस वजूद में आई। फिर उसके बाद निजाम की तरफ से कांग्रेस पार्टी पे पाबंदी लगी। फिर उसके बाद माड़पाटी हनुमंत राव, काशीनाथ राव, ये लोग जो है इस पाबंदी को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा लड़े थे और कई सत्याग्रह करे थे। और ये सत्याग्रह के दौरान जो है धूलपेट में मतलब कुछ फिरका वाराना फसादात भी हुए थे। तो आर्य समाज भी जो है सत्याग्रह किए थे। फिर उसके बाद जो है महात्मा गांधी के मशवरे पे 24 दिसंबर 1938 में जो है कांग्रेस पार्टी ने जो सत्याग्रह करते थे उसको जो है रोक दिए थे। फिर उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, तो उसको भी जो है हैदराबाद में चलाए थे। यहाँ पे आंध्र जनसंगम था, यहाँ पे आंध्र महासभा थे। फिर इसके अलावा जो है यहाँ के लैंडलॉर्ड सिस्टम के खिलाफ जो है कई तहरीकें चली थी। फिर उसके बाद जो है रजाकार्स जो है आए थे कासिम रजवी की सदारत में, तो वो लोग जो डर और खौफ का माहौल पैदा करे थे। तो उसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। फिर 1947-48 के दौरान यहाँ पे कई ऐसी तहरीकें चली थी जिसमें यह बताया गया कि हैदराबाद स्टेट को इंडियन यूनियन में मिलाओ, क्योंकि वहां तो ब्रिटिश से आजादी मिल गई लेकिन यहाँ पे निजाम की हुकूमत थी। फिर उसके बाद यहाँ पे तेलंगाना में आर्म स्ट्रगल चला था। यहाँ पे ये हुआ कि जो कम्युनिस्ट जो लोग हैं वो लोग आर्म स्ट्रगल चलाए थे, जिसमें रावी नारायण रेड्डी, बद्दम एल्ला रेड्डी, मखदूम मोहिउद्दीन, राजा बहादुर गौड़, ये लोग जो है इस आर्म स्ट्रगल में हिस्सा लिए थे। फिर उसके बाद 1948 में पुलिस मतलब आपको मालूम है कि ऑपरेशन पोलो हुआ था। फिर उसके बाद हैदराबाद को इंडियन यूनियन में इंजिमाम किया गया था। हमारा 10वां पॉइंट उन तहरीकों की तरफ इशारा हम करने वाले हैं जो तेलुगु एकेडमी की किताब में बताया गया। वो ये है कि यहाँ पे लाइब्रेरी का मूवमेंट चला था और आर्य समाज की तहरीक चली थी और सिविल राइट्स की तहरीक चली थी। फिर स्वाभिमान दलित तहरीक चली थी, जहां पे जो उस वक्त के जो सोशल एविल्स थे उसके खिलाफ जो है लोगों में शऊर बेदारी मुहिम चलाया गया था। और 20वीं सदी में यहाँ पे लाइब्रेरी मूवमेंट चली थी। इसका मतलब यह है कि नौजवानों को तेलुगु जबान जो चूंकि उर्दू जबान सरकारी जबान थी, तो वहां पे नौजवानों को इस बात की तरफ रागिब किया गया कि आप बुक्स पढ़ें ताकि आपके अंदर सोशल अवेयरनेस क्रिएट हो। तो इस तहरीक को चलाया गया। फिर इसके अलावा जो वेट्टी चाकरी और अनटचेबिलिटी यहाँ पे थी, तो उस दौर में भी जो है जो पम्पलेट्स होते थे उसको छपा के लोगों में शऊर पैदा करे थे। फिर इसके अलावा लड़कियों की तालीम के अहमियत पे भी जो है आंध्र महासभा की तरफ से कई तहरीकें चलाई गई। फिर इसके अलावा आर्य समाज की तहरीक 1892 में यहाँ हैदराबाद स्टेट में शुरू हुआ था, जिसको केशवराव कोराटकर इन्हों चलाए थे। फिर उसके बाद जो है आपको तो मालूम है कि वंदे मातरम, रामचंद्र राव, उन लोगों ने भी इस आर्य समाज की तहरीक में हिस्सा लिया था। फिर उसके अलावा ये लोग आर्य समाज का मकसद ये है कि जो हिंदुओं के जो हुकूक हैं हैदराबाद स्टेट में, जो हिंदू रहते थे उनके हुकूक की हिफाजत हो। इसके अलावा वो लोग जो है सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल एविल्स हैं जो हिंदू कम्युनिटी में है, तो उसके खिलाफ भी ये लोग काम करते थे कि ये जो बीमारियां हैं, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो। फिर इसके अलावा एडवोकेट्स भी जो है सिविल राइट मूवमेंट को यहाँ पे ये लोग चलाए। फिर इसमें जो है हिस्सा लेने वाले अरिगे रामास्वामी और भाग्या रेड्डी वर्मा,
ये लोग भी जो है बहुत अच्छे तरीके से काम किए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आती कि तेलंगाना मूवमेंट जो है ये ऐसा नहीं है कि जो है 1956 में आंध्रा तेलंगाना को मिला के जो एक स्टेट बनाए तो वहां से शुरू हुआ, बल्कि इसकी अपनी एक बहुत लंबी तारीख है, अपनी एक मतलब इतना सब कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है। इसी बेसिस पे आइडिया ऑफ तेलंगाना बिल्ड होता है, और यहाँ से जो है हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में पॉइंट बाय पॉइंट जो है चीजों को समझने की। थैंक यू सो मच।